नमस्कार। आज हम बायोइन्फॉर्मेटिक्स और जीनोमिक डेटा की दिलचस्प दुनिया में उतर रहे हैं। नमस्कार। हमारे पास डॉक्टर चिन्मय पाल का एक लेख है और हम देखेंगे कि मैटलैब जैसे उपकरण हमें इस विशाल जानकारी को समझने में कैसे मदद करते हैं। असल में हमारा मकसद ये समझना है कि हम अपने जेनेटिक कोड के रहस्यों को कैसे खोल रहे हैं और इसका हमारी सेहत के लिए क्या मतलब हो सकता है। बिल्कुल, ये फील्ड बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और ये समझना जरूरी है कि ये सब कैसे काम करता है। तो शुरुआत करते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स की कुछ मुख्य कामों से। पहला है सीक्वेंस अलाइनमेंट। सीक्वेंस अलाइनमेंट। हाँ, आसान भाषा में कहें तो ये डीएनए, आरएनए या प्रोटीन के हिस्सों की तुलना करने जैसा है। अच्छा, तुलना करना, पर क्यों? मतलब इससे क्या पता चलता है? बहुत कुछ। इससे हमें पता चलता है कि अलग-अलग जीवों में या एक ही जीव के जीन्स में क्या समानताएं हैं, क्या अंतर है। ये हमें एवोल्यूशन मतलब विकास के रास्ते समझने में मदद करता है, कौन किससे ज्यादा जुड़ा है वगैरह। और ये भी पता लगाने में कि किसी जीन का फंक्शन मतलब काम क्या हो सकता है, खासकर अगर उसका सीक्वेंस किसी जाने पहचाने फंक्शन वाले जीन जैसा हो। और आजकल जो नेक्स्ट जनरेशन सीक्वेंसिंग यानी एनजीएस होती है, हाँ, एनजीएस, जिसमें बहुत सारा डेटा आता है, बिल्कुल, उसमें जेनेटिक भिन्नताओं को मतलब वेरिएशंस को पहचानने के लिए ये एक बहुत जरूरी पहला कदम है। अच्छा, तो ये एक तरह से बिल्डिंग ब्लॉक्स को लाइन में लगाने जैसा हुआ। हाँ, कह सकते हैं। फिर आता है म्यूटेशन विश्लेषण। म्यूटेशन विश्लेषण यानी जेनेटिक कोड में जो छोटी मोटी गलतियां या बदलाव होते हैं उनको ढूंढना। हाँ, बिल्कुल वही। ये बदलाव जिन्हें हम SNPs कहते हैं या इंसर्शंस, डिलीशंस, ये कभी-कभी बीमारियों से जुड़े होते हैं। तो म्यूटेशन विश्लेषण हमें बताता है कि कौन से बदलाव किस बीमारी से जुड़े हो सकते हैं, जैसे कैंसर या एल्जाइमर। और ये पर्सनलाइज्ड मेडिसिन के लिए तो बहुत ही जरूरी है। पर्सनलाइज्ड मेडिसिन यानी हर मरीज के लिए अलग इलाज। एग्जैक्टली। सोचिए, अगर हम किसी मरीज के ट्यूमर के जेनेटिक कोड को पढ़कर ये पता लगा सकें कि अच्छा, इसके लिए कौन सी दवा सबसे असरदार होगी, वाओ, सिर्फ उसी व्यक्ति के लिए। म्यूटेशन विश्लेषण यही मुमकिन बनाता है और ये जानकारी VCF जैसे मानक फॉर्मेट में रखी जाती है। VCF ये एक तरह का रिकॉर्ड है। हाँ, इन बदलावों का रिकॉर्ड रखने का एक स्टैंडर्ड तरीका। ये तो वाकई इलाज का भविष्य लगता है। और तीसरा काम आपने बताया था जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग। ये क्या चीज है? जीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग, इसमें हम ये देखते हैं कि किसी खास समय या किसी खास कंडीशन में कौन से जीन ऑन है, मतलब एक्टिव हैं। अच्छा, और कितने एक्टिव हैं। इससे पता चलता है कि कोशिकाएं असल में क्या कर रही हैं, कौन से बायोलॉजिकल पाथवेज एक्टिव हैं। ये बीमारियों के बायोमार्कर खोजने में मदद करता है, मतलब ऐसे संकेत जिनसे बीमारी का जल्दी पता चल सके। जैसे कैंसर में? हाँ, जैसे कैंसर या डायबिटीज में RNA-seq जैसी तकनीकें हमें यही जानकारी देती हैं। तो ये समझना कि क्या करना है, सीक्वेंस मिलाना है, म्यूटेशन खोजना है, जीन एक्टिविटी देखनी है, ये तो ठीक है, लेकिन इसे करने के लिए अच्छे टूल्स भी तो चाहिए होंगे। हाँ, जाहिर है। यहीं पर मैटलैब की भूमिका आती है। जी, है ना? सही कहा। मैटलैब का जो बायोइन्फॉर्मेटिक्स टूल बॉक्स है वो खास तौर पर इसी काम के लिए डिजाइन किया गया है। इसमें सीक्वेंस अलाइनमेंट के लिए जरूरी फंक्शंस हैं, जैसे NW अलाइन, SWA अलाइन, या फिर NGS डेटा के लिए बोटाई और BWA जैसे बाहरी टूल्स के साथ इंटीग्रेशन भी है। अच्छा, और ये FASTA, FASTQ, SAMBAM जैसे स्टैंडर्ड फाइल फॉर्मेट्स को आसानी से हैंडल कर सकता है। और जेनेटिक वेरिएशन के लिए VCF फाइल्स का सपोर्ट भी है। तो ये सिर्फ फंक्शंस की लिस्ट नहीं है, ये असल में वैज्ञानिकों को डेटा समझने में मदद करने वाले पूरे समाधान है। बिल्कुल, ये टूलबॉक्स सिर्फ कैलकुलेशन नहीं करता, बल्कि नतीजों को देखने और समझने में भी मदद करता है। विजुअलाइजेशन टूल्स हैं इसमें, जैसे सीक्वेंस व्यूअर है, या सीक लोगो से म्यूटेशन पैटर्न देख सकते हैं, या क्लस्टरग्राम से जीन एक्सप्रेशन डेटा के पैटर्न समझ सकते हैं। ये इंटरैक्टिव होते हैं। और क्या मैटलैब में दूसरे सहायक उपकरण भी हैं जो इसमें मदद करते हैं? हाँ, कई हैं। जैसे स्टैटिस्टिक्स एंड मशीन लर्निंग टूल बॉक्स है, जो पैटर्न खोजने, क्लस्टरिंग या क्लासिफिकेशन में मदद करता है। डीप लर्निंग टूल बॉक्स का इस्तेमाल भी बढ़ रहा है जेनेटिक डेटा से प्रिडिक्शन करने में। प्रिडिक्शन? जैसे किसी म्यूटेशन का असर क्या होगा, या जीन एक्सप्रेशन से कुछ अनुमान लगाना। और क्योंकि जीनोमिक डेटा बहुत बड़ा होता है, तो पैरेलल कंप्यूटिंग टूल बॉक्स विश्लेषण को तेज करने में बहुत काम आता है। अच्छा, तो मान लीजिए कोई कैंसर पर रिसर्च कर रहा है, वो इन सब को असल में कैसे इस्तेमाल कर सकता है? एक उदाहरण दे सकते हैं? हाँ, जरूर।
तो वो रिसर्चर मरीज के ट्यूमर से मिले NGS डेटा को मैटलैब में इंपोर्ट कर सकते हैं। फिर सीक्वेंस अलाइनमेंट करके उसे सामान्य जीनोम से कंपेयर कर सकते हैं। VCF फाइलों से खास म्यूटेशंस निकाल सकते हैं। जीन एक्सप्रेशन डेटा का विश्लेषण करके देख सकते हैं कि कौन से जीन असामान्य रूप से एक्टिव हैं। और शायद मशीन लर्निंग मॉडल का इस्तेमाल करके ये भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किसी खास दवा का उस मरीज पर असर होगा या नहीं। जाहिर है इतने बड़े डेटा के साथ चुनौतियां भी बहुत होंगी। हाँ बिल्कुल, सबसे बड़ी चुनौती तो डेटा का साइज ही है। उसे संभालना, प्रोसेस करना और ये पक्का करना कि जो नतीजे आ रहे हैं वो भरोसेमंद हों, रिप्रोड्यूसिबल हों। और भविष्य कैसा दिखता है इस फील्ड का? भविष्य तो बहुत रोमांचक है। हम अब सिंगल सेल RNA सीक से एक कोशिका के स्तर पर जीन एक्टिविटी देख पा रहे हैं। एक कोशिका? वाह! हाँ, और AI तो जीनोमिक्स में क्रांति ला ही रहा है। क्लाउड कंप्यूटिंग बड़े पैमाने पर विश्लेषण को आसान बना रही है। और सबसे दिलचस्प है मल्टी-ओमिक्स इंटीग्रेशन। मल्टी-ओमिक्स? ये क्या है? मतलब सिर्फ जीन्स यानी जीनोमिक्स ही नहीं, बल्कि प्रोटीन्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलाइट्स, मेटाबोलोमिक्स और भी कई तरह की बायोलॉजिकल जानकारी को एक साथ जोड़कर विश्लेषण करना। अच्छा, मतलब पूरी तस्वीर देखना। हाँ, इससे हमें बीमारी की कहीं ज्यादा गहरी और पूरी तस्वीर मिलेगी। तो अगर हम संक्षेप में कहें, बायो इन्फॉर्मेटिक्स हमें जेनेटिक कोड के रहस्यों को परत दर परत खोलने में मदद कर रहा है। बिल्कुल। और मैटलब जैसे प्लेटफॉर्म्स इसे मुमकिन बनाने वाले शक्तिशाली उपकरण दे रहे हैं, और इसका सीधा असर हमारी सेहत और बीमारियों के इलाज पर पड़ रहा है। हाँ, और यहाँ सबसे आकर्षक बात शायद ये है कि ये उपकरण सिर्फ डेटा को प्रोसेस नहीं कर रहे हैं, ये हमें जीवन के सबसे बुनियादी स्तर पर काम करने के तरीके और बीमारियों की जटिलताओं को समझने में मदद कर रहे हैं। ये वाकई एक क्रांतिकारी दौर है। तो ये सब सुनकर एक सवाल मन में आता है, जब हम जीनोमिक्स, प्रोटियोमिक्स, मेटाबोलोमिक्स, इन सारे ओमिक्स डेटा को एक साथ मिलाकर देखने में और बेहतर हो जाएंगे, तो बीमारियों के बारे में हमारी समझ और हमारे इलाज के तरीके कितने बदल सकते हैं, ये सोचना ही कितना रोमांचक है। यकीनन इस पर नज़र बनाए रखने की ज़रूरत है।